वेलकम इन नाइन्थ बाबा एमपी। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास नाइन्थ के लिए साइंस और मैथ के वन शॉट बनाए जाते हैं। और ये दो वन शॉट है दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि पूरे साल भर आप पढ़ाई कर चुके हैं, नोट्स लिख चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, लेकिन अब है वक्त एग्ज़ाम का। यानी एग्ज़ाम से पहले दोस्तों हमारा चैनल वन शॉट को कवर करता है और सारे ही ऐसे क्वेश्चन बताता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर हमारा चैनल वन शॉट को कवर करता है ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसे देख कर जाए तो आपके अच्छे मार्क्स आए। तो सारे जो है वन शॉट दोस्तों हम कवर कर देंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या वन शॉट रहेगा, कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो बिल्कुल आपको आंसर के साथ बताएंगे। तो प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं, आपके सारे जो साइंस की अलग है और मैथ की अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए चैप्टर के अंदर कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती है और जहाँ जहाँ पर ये बोल्ड लिखा हुआ ना, जैसे जहाँ पर ये काले अक्षर के गहरे काले कलर के जो ये गहरे अक्षर होते हैं इनको आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी दोस्तों यहाँ पर चित्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी एक भी चित्र को जो है इग्नोर ना करें, आप सभी चित्रों को आराम से पढ़े। जहाँ पे भी जो है काले कलर का अक्षर होता है उसको आराम से पढ़े, तो बिल्कुल जो है ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आप थोड़ी देर बने रहिए, मैं आपको सारे सवाल जो है बताऊंगा। जैसे ये वाला चित्र हो गया, ये चित्र काफ़ी बार आ चुका है। और साथ में देखिए दोस्तों, आपके सबसे लास्ट में देखिए एक चीज़ है, ये एक सारणी है, उस सारणी को आप आराम से पढ़िए, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाली सारणी, ठीक है ना, इस वाली सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रतीक पूछ लेते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब वक्त है अपन सवालों को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ये गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन लगभग हर बार आ जाता है, तापमान को सेल्सियस में बदलो। सेल्सियस में बदलो, कभी पूछता है केल्विन में बदलो। तो K2C यानी केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हमेशा माइनस करते हैं, K2C माइनस और C2K प्लस, उल्टा बोले तो प्लस, ठीक है ना। तो आराम से आप देख सकते हैं 273 को घटाएंगे तो ये आराम से अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होती है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है जिसके कारण गर्म शुष्क दिन में भी जो है कूलर अधिक ठंडा करता है। यानी सिंपल सी बात है कि जल वाष्प कम होती है वायुमंडल में, इस कारण वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों करता है, यानी ठंडा क्यों होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प का जो मान है वो कम होता है, यानी जल वाष्प कम होती है। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का आंसर है, लगभग सेम है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जिसके कारण घड़े का जो जल है वो ठंडा रखता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका भी सेम आंसर है दोस्तों, वाष्पीकरण ही है। जब हम इसे अपने हाथ में लेते हैं तो हाथ की गर्मी से इसका वाष्पन तेज हो जाता है। ये उसमें ऊर्जा हथेली से लेते हैं और जिसके कारण जो है एसीटोन और पेट्रोल डालने पर हमारी जो है हथेली ठंडी होती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हमारा दूध, गर्म जो दूध है या चाय हम जल्दी क्यों पी लेते हैं। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल बढ़ेगा ना तो वाष्पन की जो है तेजी हो जाएगी और जल्दी जल्दी जो है भाप बन के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फिक्स है कि वाष्पन तेजी से होगा। तो वाष्पन से क्या होगा कि वो चीज़ आराम से ठंडी हो जाएगी। तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम दूध, गर्म या चाय जल्दी इसलिए पी लेते हैं क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे वाष्पन तेजी से होता है और प्लेट में निकला गया दूध या चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है जिसके कारण हम जल्दी से इसको पी लेते हैं। तो सिंपल, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा और चीज़ें ठंडी होने लगेगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमारी शीतलता से हमें जो है शीतलता मिलती है, हमारा शरीर ठंडा होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो हमें फिक्स है कि अगर इस जल को उड़ाना है, तो हमें जो है जल का जो अवशोषण है उसको अधिक करना पड़ेगा। उसके लिए जो है दोस्तों हमें सूती कपड़े ही पहनने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि सूती कपड़ों में जल का जो अवशोषण है वो अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना जो है इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उड़ जाता है। और अगर अपन सूती कपड़े नहीं पहनेंगे फिर जो जल का अवशोषण है वो अधिक होगा नहीं, तो फिर हमें इससे बीमारियां हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन उल्टा पूछा है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को ऐड करते हैं। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, तो आप समझदार है, समझ सकते हैं। उसके बाद ये कारण वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कि नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, या फिर हमें इत्र की गंध जो है दूर बैठे क्यों पहुंच जाती है। तो इनका दोनों जो कारण है वो आप देख सकते हैं। एक का सिंपल कारण है कि वो ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ठोस जो है बिना द्रव में बदले हुए सीधा गैस में, या गैस से सीधा ठोस में। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि उसका जो है वाष्पीकरण बहुत ही आसानी से हो जाता है, जिस कारण ये ठोस छोड़े बिना ही जो है अदृश्य हो जाता है। उसके बाद देखिए विसरण की प्रक्रिया होती है, उसमें दूर तक जो है पदार्थ के कण उड़ के हमारी ओर आ जाते हैं। तो जो इत्र के कण है वो वायु में मिल जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। इस कारण दूर बैठे व्यक्ति को भी जो है ये इत्र की महक आने लगती है। तो विसरण की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। उसके बाद ये देखिए जल कमरे के तापमान पर द्रव क्यों होता है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव, क्योंकि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं, और द्रवों में बहाव का जो है गुण होता है, इस कारण जो है इसका आकार बदलता रहता है। तो इस कारण जो है जल कमरे के तापमान पर द्रव रहता है, उसे अपन जिस भी आकार में डालेंगे ना, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो इस कारण जो है दोस्तों उसमें बहने का गुण होता है, आकार बदलने का गुण रहता है। तो इस कारण जो है कमरे के तापमान पर जल द्रव रहता है। उसके बाद लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों होती है, क्योंकि देखिए इनका जो आकार और आयतन है वो निश्चित होता है। इस कारण जो है ठोस कमरे के तापमान पर, मतलब जो अलमारी है ना वो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। तो देखिए बिल्कुल कम समय में, मात्र 6-7 मिनटों के अंदर हमने इस वन शॉट को कवर किया है। बिल्कुल आपका जो है समय बचाना चाहते हैं दोस्तों, आपको सारे वन शॉट ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिर्फ एग्जाम से पहले आप इस चैनल को फॉलो करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।